वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए है। ये इस पर्टिकुलर ग्राफ को फॉलो करता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ये सिस्टम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, और वो जो पर्टिकुलर रेंज होगी, भले ही ये आपका जो एक्स एक्सिस है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, एक्स एक्सिस इनपुट को डिनोट कर रहा है और ये वाई एक्सिस जो है वो आउटपुट को डिनोट कर रही है। तो अगर इनपुट आपका वेरी कर भी रहा है यहाँ पे, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको ना तो आउटपुट, मतलब इनपुट को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इनपुट नेगेटिव साइड में भी इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड में भी इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें आउटपुट में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही आउटपुट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है दोनों डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इनपुट वेरी करने के बाद भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये एक जो पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन को हम बोलेंगे डेड स्पेस, जहाँ पे कि इनपुट की कोई भी वैल्यू अगर हमने दी है यहाँ तक, तो आउटपुट में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और इस प्रॉपर्टी को अगर शो कर रहा है कोई भी सिस्टम, तो उसमें ये डेड स्पेस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। क्लियर है? इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है जितनी की आपकी एक्यूरेसी और प्रेसिजन है, बट हाँ ये भी होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसके बाद ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हिस्टैरिसीस हमें पढ़ना है, तो हिस्टैरिसीस में ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें हिस्टैरिसीस प्रेजेंट है तो वो इस डेड स्पेस को शो करेगा, और हो सकता है हिस्टैरिसीस नहीं भी प्रेजेंट है तो भी डेड स्पेस हो सकती है उस इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर है? क्लियर और नॉट? यस मैम, क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वर्ड आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, नो डाउट पहले भी सुन चुके हैं, स्पेशली ईडीसी में तो सुना ही सुना होगा। सुना है थ्रेशोल्ड? क्या है वहाँ पे थ्रेशोल्ड वर्ड से कुछ सुना है? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज सुना है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज सुना है या बिल्ट इन वोल्टेज सुना है? ईटी, वीटी, यस, वीटी फॉर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या? हेलो? सॉरी, वो ईटी मैम थर्मल वोल्टेज होता है, सॉरी। थर्मल वोल्टेज, बिल्ट इन वोल्टेज सुना है? बिल्ट इन वोल्टेज, वीबीआई। यस। मैं पूरा नाम ले रही हूँ, क्या शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ते हो क्या? फुल फॉर्म नहीं पढ़ते क्या आप लोग? बिल्ट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अदरवाइज दूसरे शब्द में डायोड का वो वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज जो देने के बाद ही डायोड में आपको आउटपुट में करंट मिलती है। कितना वोल्टेज देते हैं डायोड में मिनिमम, बताइए? डायोड पढ़ा आप लोगों ने? 0.7। यस, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। और सिलिकॉन डायोड 1.1 और 1.1 वोल्ट इज फॉर जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम ठीक है, तो ये जो मिनिमम वोल्टेज हम दे रहे हैं 0.7 वोल्ट, ये वही वोल्टेज है जिसके बाद की हमें आउटपुट में करंट मिलना स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि जब भी हम इनपुट में एक वैल्यू, हेलो मैम, for silicon it is 1.217 and for germanium is 0.7. फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 बेटा। I've looked into my notes. They're written silicon for 1.21 electron volt. Sorry, volt. For silicon it is 0.7 volts and for germanium it is 1.1 volt. Okay, ma'am, I can check. Okay. आगे आपको यही पढ़ना है, पूरा पढ़ना है थ्रू आउट। अभी जब तक इंजीनियरिंग करोगे आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिकॉन ही यूज करते हैं, तो सिलिकॉन डायोड यूज किया है। ट्रांजिस्टर यूज करोगे या सिलिकॉन से बनी हुई कोई भी डिवाइस, तो वहाँ पे जो भी आपका कटिंग वोल्टेज आएगा वो 0.7 वोल्ट ही होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कोई भी सेकेंड थॉट नहीं है। क्लियर है? इधर आप अदरवाइज आप बुक उठा लीजिए अपनी मिलमन हेल्थ किया और सेड्रा में, वहीं से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके,
मे बी एग्जैक्ट 0.7 नहीं, आपको 0.65 मिल सकता है, बट इट इज 0.7 और 0.65 वोल्ट। एंड फॉर जर्मेनियम इट इज, आई एम नॉट श्योर, इट इज 1.1 और लेसर देन 1.1, बिकॉज मे बी फॉर जर्मेनियम इट इज 0.5 वोल्ट ऑल्सो। तो जर्मेनियम के लिए आप चेक कर लीजिए, बट फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड वोल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम जब भी इनपुट दे रहे हैं अपने सिस्टम में, इनपुट देने पे तुरंत आउटपुट नहीं मिलता है। एक पर्टिकुलर लेवल पे जब हमारा इनपुट पहुंच जाता है उसके बाद हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट होता है। तो वो जो एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल है इनपुट का जिसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। ये डायोड तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। इस एग्जाम्पल में जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है या बिल्ट इन वोल्टेज है या जंक्शन पोटेंशियल जिसको कि बोलते हैं, वो है 0.7 वोल्ट, जिसके बाद ही आपको करंट डायोड के आउटपुट में मिलना स्टार्ट होती है, वो है 0.7 वोल्ट। तो इसी तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट में थ्रेशोल्ड प्रेजेंट होता है जिसके बाद ही वो इंस्ट्रूमेंट हमें आउटपुट देना स्टार्ट करता है। तो थ्रेशोल्ड एक एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लेनी है, अपने आप में कंप्लीट वैल्यू हो सकती है, या तो हम इसको एज अ परसेंटेज ले सकते हैं। के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रेजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। थ्रेशोल्ड और रेजोल्यूशन हम लोग साथ ही में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आपस में मिलती जुलती प्रॉपर्टीज है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि अब रेजोल्यूशन देखते हैं क्या है। रेजोल्यूशन में आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, यस मैम। क्लियर है? अभी थ्रेशोल्ड आप लोगों ने देखा, इसके बाद है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में सेम चीजें हैं, मतलब कि यहाँ भी हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं। तो वो जो इनपुट चेंज हुआ है, सपोज पहले मेरा इनपुट 1 वोल्ट पे था, अब इनपुट 1 से 2 वोल्ट हो गया है। तो 1 से 2 वोल्ट में ये जो चेंज आया इनपुट में, इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट में जो चेंज आपको दिखेगा, वो चेंज कितनी वैल्यू के बाद आ रहा है। सपोज आपने 1 से 2 वोल्ट कर दिया बट आउटपुट में कोई चेंज नहीं दिखा, दैट मीन्स आउटपुट इस पर्टिकुलर चेंज को, मतलब कि हमारा इंस्ट्रूमेंट इस पर्टिकुलर चेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप 1 वोल्ट से 3 वोल्ट पे गए तो आउटपुट में आपको चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन क्या है, 2 वोल्ट का चेंज करने के बाद ही हमें आउटपुट में चेंज दिखेगा। तो वो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट है जिसमें चेंज लाने पे हमें आउटपुट में वैल्यू दिखेगी, वो है रेजोल्यूशन। थ्रेशोल्ड एक है कि मिनिमम लेवल ऑफ द इनपुट है, मतलब इनपुट को हमने 0 से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट करते करते एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ले गए हैं, जैसे कि 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ डायोड। तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ है। बट रेजोल्यूशन क्या है कि ऑलरेडी हमारा इनपुट एक नॉन जीरो वैल्यू पे प्रेजेंट है और इनपुट आगे भी चेंज हो रहा है, बट ये जो चेंज हो रहा है ये चेंज कितने लेवल तक चेंज होगा कि हमें आउटपुट में दिख पाएगा। तो ये जो चेंज इन पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू है वो रेजोल्यूशन को बताता है। समझ आ रहा है? समझ आया आप लोगों को? हेलो? यस मैम। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है आपको दिख रहा है कि जो रेजोल्यूशन है ये भी वैसा ही है थ्रेशोल्ड जैसा, बस दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज बट द थ्रेशोल्ड इज स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। मतलब थ्रेशोल्ड जो है वो फिक्स रहेगा पर्टिकुलर 0 से लेकर के एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, वो हो गया आपका थ्रेशोल्ड। लेकिन रेजोल्यूशन जो है हर बार जब भी इनपुट चेंज होगा तो रेजोल्यूशन पिक्चर में आएगा, क्योंकि हर बार इनपुट की वैल्यू चेंज हुई तो वो मिनिमम चेंज इनपुट में हमें चाहिए जो कि आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो सके। तो इसलिए क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज, एंड थ्रेशोल्ड क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट ओनली। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन वर्ड आप लोग डिजिटल से जब भी डील करते हैं, जैसे कि फोन हो गया या कि कोई भी टीवी हो गया, कोई भी ऐसी डिस्प्ले वाली चीजें, गैजेट्स हो गए जिसमें कि हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो जब भी रेजोल्यूशन आता है तो उसके पीछे पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स के पीछे और भी जाएंगे तो और चीजें डिटेल में है। बट रेजोल्यूशन मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज इन इनपुट जो कि आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा, वो रेजोल्यूशन है। क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए प्लीज। एनीवन? हेलो? कोई भी बताइए। क्लियर है मैम? क्लियर है? तो
मतलब आगे मैं अगर नेक्स्ट क्लास में पूछूं तो आप लोग भी यही बोलेंगे ना कि मुझे क्लियर हो जाए, ऐसी कुछ आंसर देंगे। प्लीज ध्यान से, क्योंकि आपका वैसे ही जैसे ही 7 क्लासेस हो जाएंगी आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है, वो आपका असेसमेंट होगा। बेस्ड ऑन दैट आगे मैं आपके मार्क्स फॉरवर्ड करूंगी, इसलिए। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल सभी लोग रीड करिए, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को न्यूमेरिकल? दिख रहा है न्यूमेरिकल? Yes, ma'am. प्लीज रीड दिस न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन कैलकुलेट किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्लीज यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में? अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर हैज अ यूनिफॉर्म स्केल विथ 100 डिविजन। The full scale reading is 200 volts and 1 by 10 volt of a scale division can be estimated with a fair degree of certainty. Determine the resolution of the instrument in volts. तो इसका सोल्यूशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फिर भी एक बार ढक देते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कोई भी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी बात कर रहे हैं ये डिजिटल है या एनालॉग है? कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मैम एनालॉग एनालॉग है? क्लियर है? मूविंग कॉइल। यस, मूविंग कॉइल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। सभी लोग ध्यान से देखिए, ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे एनालॉग डिस्प्ले। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले कैसा होगा? पॉइंटर से डिस्प्ले होगा। और अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता तो कैसा डिस्प्ले होता? एनीवन? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता तो कैसा डिस्प्ले होता? एलईडी डिस्प्ले रहता है, 8 एलईडी लगी रहती है नंबर्स में डिस्प्ले होता। ठीक है, पर यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अब हमें खुद रीड करना होगा, और खुद रीड करना होगा तो वहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर 1.53 वैल्यू है तो हम उसको एग्जैक्टली 1.53 रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉइंटर को देखेंगे तो वो हमें 1.5 या 1.6 दिखेगा, इस वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म स्केल है जिसमें कि 100 डिविजन्स हैं, और इसकी फुल स्केल रीडिंग है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो ये मीटर रीड कर सकता है वो कितना है? 200 वोल्ट। एंड 1 by 10 वोल्ट ऑफ अ स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड विद अ फेयर डिग्री, मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू ये शो कर सकता है वो कितनी है? 1 by 10 वोल्ट। तो अब आपको बताना है कि रेजोल्यूशन क्या होगा इस इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर है? सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा? सभी ने पढ़ा क्वेश्चन? हेलो? Yes, ma'am. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है और जितने डिवीजन दिए हुए हैं उससे हमें निकालना होगा एक स्केल की वैल्यू, कि एक स्केल की वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वोल्टेज टोटल कितने वोल्टेज हैं? 200 वोल्ट। कितने डिवीजन हैं? 100। तो एक स्केल की वैल्यू क्या हुई? एक स्केल डिवीजन की वैल्यू 2 वोल्ट। अब आपको रेजोल्यूशन निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी दिखा सकता है ये? 1 by 10। तो 1 by 10 into 2 विल गिव दी रेजोल्यूशन। ये मिनिमम इनपुट की वैल्यू है जो हमें आउटपुट में दिखेगी। क्लियर है? सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया, या कोई अभी कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। एनीवन? सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, या तो सब ऊपर से जा रहा है? यस मैम, क्लियर है। हेलो? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल वोल्ट मीटर का है। एक डिजिटल वोल्ट मीटर है, has a readout range from 0 to 9999. अब determine the resolution of the instrument in volts when the full scale reading is 9.999 volts. अब अगर फुल स्केल रीडिंग इतनी है तो हमें बताना है रेजोल्यूशन क्या होगा। तो डिजिटल वोल्ट मीटर है, तो 0 से लेकर के 4 times 9 तक की वैल्यू को ये शो कर सकता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो ये दिखाएगा, एक काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 by 9999। ये आप लोग को खुद से अंडरस्टैंड करना होगा कि
कैसे यहाँ पे मैंने 1 बाय ये 4 टाइम्स 9 लिखा है, क्योंकि एक डिजिटल मीटर है तो 0 to 4 टाइम्स 9 ये वैल्यू शो करेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 बाय 999। अब इसके बाद क्या आ जाता है कि इसकी रीडिंग का काउंट वैल्यू जो हमें जिसके रिस्पेक्ट में रेजोल्यूशन निकालना है वो है 9.999 वोल्ट। तो इससे आ जाता है आपका रेजोल्यूशन ऑफ अ डिजिटल वोल्ट मीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो इस न्यूमेरिकल में? मतलब फर्स्ट टाइम मैं तो देखती तो देखो भाई मेरे को नहीं समझ में आती। मतलब मैम मेजरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है इसके न्यूमेरिक। हाँ, मैम 0 to 9999 है तो 10,000 होना चाहिए 1/10,000 into 9.999। बट इसको आप 0 to क्या 1/10,000 की बात कर रहे हैं आप? यस मैम। पर 10,000 में कितने डिजिट्स हो जाएंगे बेटा? मैम 0 को इंक्लूड करने के बाद बोल रहा है वो। नहीं, आपके पास डिस्प्ले में 4 ही बॉक्स है, 4 ही एलईडीज हैं, तो आप 5वीं एलईडी कहाँ से शो करेंगे? 10,000 में 5 डिजिट्स हो गए ना? नहीं मैम, टोटल नंबर ऑफ काउंट जो है 1 to 9999 हुआ और एक 0 इंक्लूड करने में, तो डिवीजन में जो आएगा आप 1/। मैथमेटिकली 0 सी मैं आप जो बोल रहे हो वो सही है। 0 to 999 मतलब टोटल 10,000 हो गया, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्ले में आपको दिखेगा, डिस्प्ले में स्टार्टिंग फ्रॉम 0, डिस्प्ले में आपको 0 भी दिख सकता है, डिस्प्ले में आपको 1 भी दिख सकता है, 2 भी दिख सकता है, लेकिन डिस्प्ले में आपको 10,000 नहीं दिख सकता। समझ रहे हैं? डिस्प्ले में आपको मैक्सिमम 999 ही दिखेगा। तो यहाँ जो हमने काउंट वैल्यू ली हुई है मिनिमम, ये 1 डिवाइडेड बाय 999 वैल्यू ली है, इसलिए। समझ रहे हैं? यस मैम। नहीं आया समझ में तो बताइए, अभी भी कोई डाउट हो? आपका कहना सही है मैथमेटिकली कि ये 0 से अगर हम ले रहे हैं तो 10,000 वैल्यूज को ये काउंट कर रहा है, लेकिन आपको दिखेगा क्या? एक डिजिटल वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि वो मैक्सिमम 4, देयर आर ओनली 4 एलईडीज जो कि ब्लिंक करेंगी, जो कि आपको वैल्यू शो करेंगी। तो वो एलईडी 0 तो शो कर सकती है, बट वो एलईडी अगर 4 ही है तो वो 10,000 शो कर सकती है क्या? प्लीज एनीवन, 10,000 शो कर सकती है क्या? हम शो नहीं करेगी वो 10,000, लेकिन मैम जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना 1 डिवाइडेड बाय 9 वहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि एकदम जो माइन्यूट वैल्यू वो नहीं कंसीडर कर लिख सकते सकते हैं। ना। नहीं, यही तो बात है ना कि आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम रेजोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आप लिखने को लिख सकते हो, बट उसके बाद आगे आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी नेक्स्ट, उसको आप कंसीडर ही नहीं कर सकते हो। इसलिए ऑलमोस्ट ये 10,000 ही है, एक नंबर कम, I mean 1 लाख। समझ रहे आप लोग? अप्रॉक्सीमेशन से आप लोगों को डील करना है, बट यहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन की बात आती है आपको वो पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 10,000 लिखेंगे तो यहाँ से आपका रेजोल्यूशन कैलकुलेशन गलत हो सकता है, इसलिए लिख सकते नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अदरवाइज आपको कंसीडर करना है 1/10,000 इजीली कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है स्टैटिक एरर एंड करेक्शन। स्टैटिक एरर एंड करेक्शन में अभी तक हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन सब पढ़ा है, लेकिन इन सब को शो करने के लिए जो एक प्रॉपर्टी होती है वो है एरर और करेक्शन। मेन है स्टैटिक एरर कि अगर आपका सिस्टम एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है, वो कैसे पता चलेगा? उस सिस्टम में कितनी एरर प्रेजेंट है। तो उस एरर को कैलकुलेट करने के बाद ही हम उस सिस्टम की एक्यूरेसी को बता सकते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सिस्टम में कितनी एरर प्रेजेंट है। तो जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है वो ये है कि जब भी कोई एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस अननोन क्वांटिटी की एक तो अननोन वैल्यू है,
उसके बाद हम जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, और ये हमें पता है कि हम किस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, तो इसकी एक ट्रू वैल्यू है। तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू विल गिव दी स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर को यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से डिफाइन किया गया है, जो कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर रहा है। एब्सोल्यूट मतलब कि अगर आपने 100 वोल्ट को मेजर किया और आपके वोल्ट मीटर ने 99 वोल्ट काउंट किया, तो 99 माइनस 100 वोल्ट विल गिव -1 वोल्ट का एरर। ये -1 वोल्ट का एरर तो फिक्स है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया कि उस वोल्ट मीटर की रेंज को चेंज कर दिया। अब आप दूसरी वैल्यू को मेजर करेंगे, तो हर बार आपको उस मीटर को सेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो इसके लिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू से ही सारा का सारा कैलकुलेशन करना सही नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। जैसे कि आपके पास एक एमीटर प्रेजेंट है, इसमें कि ±2 एम्पियर का एरर है। ±2 एम्पियर का एरर है, तो ये एरर नेग्लेक्ट हो सकता है अगर उस एमीटर की रेंज है 1000 एम्पियर। मतलब कि अगर आप 1000 एम्पियर के वोल्ट के करंट को मेजर कर रहे हो, तो वहाँ पे ±2 एम्पियर का जो एरर है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सेम मीटर 10 एम्पियर को मेजर कर रहा है, तो हम ±2 एम्पियर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अगर दे दिया गया है एक इंस्ट्रूमेंट और ये बता दिया गया है कि इसमें सिर्फ ±2 एम्पियर की एरर है, तो अब उसके लिए एक बॉन्डेज हो गया कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू को लिए ही गिवन है, एक जनरलाइज फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो अगर हम उसको जनरलाइज फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिलेटिव एरर को निकालना पड़ेगा। और रिलेटिव एरर मतलब कि जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है उसको हम ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू आप जब भी मेजरमेंट करेंगे वो ट्रू वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग वैल्यू को अगर मेजर कर रहे हैं तो हर केस में ट्रू वैल्यू चेंज होगी, और हर केस में आपकी मेजर्ड वैल्यू अलग होगी, और इस तरीके से आपकी जो रिलेटिव स्टैटिक एरर है वो ज़्यादा एक्यूरेट एरर को बताएगी एज कम्पेयर टू एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? हेलो यस मैम। हेलो मैम। कौन कौन सुन रहे यस हैं मैम। बताइए पहले। समझ आया यस मैम। जो अभी हम लोगों ने देखा यस कि मैम। आपकी जो रिलेटिव स्टैटिक एरर एंड एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर, इस पे यस मैम। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादातर एरर पे ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है, और ज़्यादातर ये परसेंटेज में कैलकुलेट करी जाती है। और एक बार अगर एरर आ गई है तो उस एरर से हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी क्या है। इससे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल पहले भी किया है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। किया है या नहीं? एक्यूरेसी में किया था हमने, एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, याद है आप लोगों को? यस मैम किया था। किया है न्यूमेरिकल जिसमें एक्यूरेसी निकाली है 1 माइनस रिलेटिव एरर से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इस पे स्टैटिक करेक्शन है और फिर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले स्टैटिक करेक्शन देखते हैं। स्टैटिक एरर देखा हमने, उसी का जस्ट इनवर्स होता है स्टैटिक करेक्शन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इसका जो इनवर्स कर देंगे 80 माइनस AM कर दिया तो वो हो जाएगा स्टैटिक करेक्शन। तो इससे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। A meter reads 127.50 volt and true value of the voltage is this. Determine the static error and static correction. बताइए क्या होगी वैल्यू? सिर्फ डिफरेंस निकालना है प्लीज। एनीवन? 0.7 वोल्ट। स्टैटिक एरर एंड स्टैटिक करेक्शन 0.7 सही है। 0.7 वोल्ट। 0.7 क्या 0.7 सही है? 0.07 0.07 वो सही है। यस। क्या नाम है आपका? किसने बताया अभी? नवनीत। नवनीत। नवनीत बोल रहे हैं? यस मैम। ओके नवनीत, ठीक है। ध्यान से,
ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जल्दीबाजी की वजह से आप बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक करके गलत आंसर कर देते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़, आप सभी लोग, मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप सभी लोग मे भी फ्यूचर में गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो गेट में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो उदास नहीं होना है, क्योंकि गेट ही सब कुछ नहीं है। गेट के अलावा हर एग्जाम में, पीएसयू के हर एग्जाम में अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो वो इसलिए टॉप कर पाता है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मेजरमेंट और माइक्रोवेव सब्जेक्ट जो कि गेट में कम पूछे जाते हैं वो स्ट्रांग होता है। और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, इजी होते हैं। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि गेट ही सब कुछ है, तो मे बी आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना है। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के सारे एग्जाम मैटर करते हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होगा। और इसके लिए न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं ईएमआई के। अगर आप कोई भी पीएसयू का पेपर उठा के इसरो का, बास का या किसी भी सेक्टर का जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का है, उठा करके देखिए, उसमें ईएमआई के क्वेश्चंस होंगे, माइक्रोवेव जो कि और आगे आपके हायर सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट है जो कि गेट में कम पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ उस हिसाब से आप इस सब्जेक्ट को अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं थोड़ा सा, कि हाँ ये मेरे काम का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैम सॉल्व करना है आप लोगों को। Yes, मैम ये बोलिए। जो स्टैटिक करेक्शन है, इसमें ट्रू वैल्यू जो दी है 127.43 है ना। यस और मैम मतलब मीटर रीडिंग मतलब जो अपन मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू, यस यस, तो मैम इसमें माइनस में आएगा ना वैसे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, माइनस में आएगी। -0.07। हाँ, -0.5। ये एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है कि डेल्टा सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए। जो भी आपके एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उसका नेगेटिव क्या होगा, स्टैटिक करेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप लोगों का और अटेंशन चाहिए और सॉल्व भी आप लोगों को करना है। मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व रखा हुआ है, सॉल्व आप लोगों को करना है। अ वोल्टेज हैज अ ट्रू वैल्यू ऑफ 1.5 वोल्ट। An analog indicating instrument with a scale range of 0 to 250 volt shows a voltage of 1.46 volt. What are the values of absolute error and correction? Express the error as a fraction of the true value and full scale deflection. Now please start doing this solution और मुझे बताइए क्या होगा। जो जो प्रोसेस हमने किया है अभी तक सिर्फ वही करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क कि मैम नहीं समझ आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है। मैम एब्सोल्यूट एरर गूगल करके अगर 0.04। प्लस और माइनस, प्लस माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एरर। माइनस माइनस हाँ, माइनस -0.04। ये साइन एरर में मैटर करता है, इसलिए यू कैन नॉट लेफ्ट दैट साइन। तो एब्सोल्यूट एरर आ गई आपकी -0.04। देन एब्सोल्यूट करेक्शन क्या हो जाएगा, स्टैटिक करेक्शन विल बी +0.04। क्लियर है? यस मैम। और अब निकालना है आपको एक्सप्रेस द एरर एज अ फ्रैक्शन ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब ये निकालिए, एज अ फ्रैक्शन ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब कि यही जो आपने ऊपर जो एरर निकाली है एब्सोल्यूट एरर, उसे आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है या नहीं? 250। यस, 250। मैक्सिमम रेंज जो आपके वो इंस्ट्रूमेंट की है दैट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब जो स्केल रीडिंग मैक्सिमम जा सकती है वो है 250 वोल्ट। तो अब बताइए क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? 6.6। 6.6 इन केस परसेंटेज निकालनी है बेटा। परसेंटेज में भी 6.6 तो नहीं आएगी, बट
ध्यान से करिए क्या किया है सॉल्यूशन में। 0.6 absolute error. 2.67% नेगेटिव साइन के साथ। Yes, ma'am. और full scale 0.016. With respect to full scale deflection, it is 1.6. हाँ, that means मैम by percentage में है। 1.6 परसेंटेज में है 0.016 अदरवाइज, Yes, ma'am. हाँ है ना। हाँ Yes, ma'am. बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं या गूगल कर रहे हैं भाई? सॉल्व करना है आज। अभी आप गूगल ज्यादा मत करिए आप लोग, इतने सारे लोग हैं, 23 स्टूडेंट्स आर देयर। किसने किसने सॉल्व किया? करुणा आपने किया? किसने सॉल्व किया है? Yes, ma'am. नवनीत, नियति, अभिनंदन, सॉल्व किया आप मैम लोगों विथ ने? मैम विथ ट्रू वैल्यू कितनी आएगी? -2.67%। अच्छा सिर्फ 0.04 बाय 1.5 ही तो करना है, और क्या करना है? आपको रेशियो निकालना है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 80 और दूसरे केस में डेल्टा ए डिवाइडेड बाय फुल स्केल वैल्यू। तो डेल्टा ए तो निकाल लिया हमने, फुल स्केल वैल्यू 250 गिवन है और ट्रू वैल्यू 1.5 वोल्ट गिवन है, और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। क्लियर है सभी का? यस मैम। नेक्स्ट इज हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस प्रॉपर्टी आप लोगों को अगर ध्यान हो तो अपने मैग्नेटिज्म में पढ़ी है, जहाँ पे कि हम बी और एच के बीच में ग्राफ देखते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू एच, बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एच फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। अगर आप लोगों ने, हेलो, इसका माइक खड़खड़ा रहा है भाई, मेरा इसका माइक खड़खड़ा रहा है। हिस्टेरिसिस हम लोगों ने बी इज इक्वल टू म्यू एच पढ़ा है, और इसका ग्राफ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज लाइन पर रहिएगा। ग्राफ के लिए आप लोगों को डाउनलोड में जाकर के इमेज शो करनी है। ये ऐसा कुछ ग्राफ देखा है आप लोगों ने? दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? हेलो, Yes, ma'am. ग्राफ विजिबल है आप लोगों को एक, जो कि बी और एच के बीच में है, बी और एच के बीच में है। बट अगर आप इसको मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एच आपका इनपुट हो जाएगा और ये जो बी वाली एक्सिस है ये आउटपुट हो जाएगी। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट को वेरी कर रहे हैं। इनपुट को वेरी करने से आउटपुट में ऐसा वेरिएशन दिख रहा है। इनपुट 0 से इंक्रीज करके एक सर्टेन लेवल तक ले गए हैं तो आउटपुट आपका ऐसे इंक्रीज कर रहा है। फिर इनपुट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू में ले जा रहे हैं, तो आपका आउटपुट एक मैक्सिमम वैल्यू से पहुंच करके मिनिमम वैल्यू तक आ रहा है। और ये ग्राफ आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज अ गैप। सी और एफ के बीच में आपको एक ऐसा जो ग्राफ दिख रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअली में ये एक लीनियर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी कि इनपुट को हम कितना भी चेंज करें आउटपुट सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट में। इनपुट को चेंज करने पे आउटपुट एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, उसके बाद एक दूसरी मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है, जो कि पहले वाली मिनिमम वैल्यू से कुछ अलग होती है। और इस पर्टिकुलर ग्राफ को फॉलो करने वाले प्रॉपर्टी कहलाती है, वो होती है हिस्टेरिसिस। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे बताना होगा कि अगर हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट विल गो इन सर्टेन डायरेक्शन, एंड इफ वी आर डिक्रीजिंग द इनपुट देन आउटपुट विल again come down to a different value, and in this way input and output will show the hysteresis, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रॉपर्टीज में। ये है।
ये ग्राफ आपको प्लॉट करना होगा। ग्राफ यहाँ पे मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ग्राफ आपको खुद से प्लॉट करना होगा। मैं आपको एक इसी स्लाइड में ग्राफ बना करके दूंगी, जो भी अपलोड करूंगी अभी क्लासरूम में। तो हिस्टैरिसीस इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग है। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर ये ग्राफ बन रहा है तो वो हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, जो कि डिजायरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई मैग्नेटिक ऐसा कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से ये ग्राफ बन रहा है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि इंस्ट्रूमेंट बना होता है, उसकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। क्लियर है? हेलो हेलो यस मैम, क्लियर। So next property is loading effect. The last property है static characteristics की, very important property। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर RGPV को न्यूमेरिकल पूछना है तो एरर, लोडिंग इफेक्ट, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट वर्ड आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है, बट लोड अनलोड से आप फैमिलियर हैं कि किसी भी चीज को लोड करना है, अनलोड करना, लोड करना, लाइक डाउनलोड एंड अपलोड वर्ड सुना है आप लोगों ने। मतलब कि जैसे कि हम गाड़ी में सामान रखवा रहे हैं तो लोडिंग करवा रहे हैं, और गाड़ी से सामान उतरवा रहे हैं तो अनलोडिंग करा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम एक क्वांटिटी को मेजर करने जाते हैं, जैसे हमें वोल्टेज को मेजर करना है या करंट को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हम कहीं से मेजर करेंगे, तो जिससे मेजर करेंगे वो हमारा मेजरिंग सर्किट हो गया, लेकिन जिस चीज से मेजर करेंगे वो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि वोल्ट मीटर या एमीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर या एमीटर है, इसकी मदद से हम जाकर के उस सर्किट में कनेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज मेजर करेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम जिस चीज से मेजर कर रहे हैं, जो हमारा वोल्ट मीटर या एमीटर है, उसका असर हमारे सर्किट पे नहीं होना चाहिए। वो सर्किट इस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर या एमीटर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो करंट या वोल्टेज पहले उस सर्किट में फ्लो हो रही थी, वही करंट या वोल्टेज उस इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद भी फ्लो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं फॉर मेजरिंग पर्पस, वो इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर कुछ करंट फ्लो करवाने लगता है उस सर्किट से जिसमें कि हम उसको कनेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जिस पॉइंट का वोल्टेज जो एक्चुअली में हम मेजर कर रहे हैं वो ना आकर के कुछ दूसरी वैल्यू आती है। और इसी को हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, कि जैसे ही हमने अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया फॉर मेजरमेंट पर्पस, वहाँ पे आ जाता है पिक्चर में लोडिंग इफेक्ट, और इसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप में ही अपने अंदर ही करंट को फ्लो कराने लगता है, और उस करंट के फ्लो होने से अगर कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो वैल्यू हमें मेजर करनी है हम उस वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सुन रहे हैं आप लोग या सो गए थे मेरी बातें सुन के? यहाँ पे आपको लिखा हुआ कुछ और दिख रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली जब भी एक मेजरिंग एलिमेंट से हम मेजर करने जाते हैं तो वो अपने आप में ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल सिग्नल है वो वही नहीं रह जाता है जो कि एक्चुअली में था पहले। तो ये जो डिस्टॉर्शन आ जाता है सिग्नल में, इस डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। इसकी एक और डेफिनेशन जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है ये भी है कि incapability of the system to faithfully measure, record or control the input signal is in undistorted form is called the loading effect। क्लियर है? और कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं लोडिंग इफेक्ट के, और इसके टाइप्स भी करेंगे। आज के लिए इतना। ये लास्ट प्रॉपर्टी है डायनेमिक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके बाद हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट क्लास में ही नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। और आप लोगों के पास बुक प्रेजेंट है, मैं ये मान के चल रही हूँ। तो अगर बुक प्रेजेंट है तो उस बुक में आप खोल करके देखेंगे तो वहाँ आपको लोडिंग इफेक्ट मिल जाएगा। उस लोडिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स आप लोग पहले से ही करके थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए कि कैसे होते हैं। साथ ही साथ आपको एरर्स के भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और जो भी एक्यूरेसी जैसे जैसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनके क्वेश्चंस आप लोगों को करके रखने हैं, क्योंकि जब भी आपका क्विज होगा तो वो थ्योरी क्विज तो होगा नहीं, थ्योरी तो लिखवाऊंगी नहीं मैं, डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल क्विज ही होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, तो उसका सोल्यूशन आपको आना चाहिए। और जो भी आपका मोड होगा वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कैसा
आपको ये देना होगा टेस्ट। क्लियर है सभी को? कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइए। एनीवन? सारे स्टूडेंट्स हैं या चले गए भाई? लाइव रहने के बाद भी कोई प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑल आर देयर? यस मैम।